वैलेंटाइन डे के जबरदस्त धूम धड़ाके से जागृत महिला मंडल की सीनियर मेंबर्स भी अछूती नहीं रह सकी। सुषमा जी, मोनिका, रचना, सुप्रिया भी वैलेंटाइन डे की बातें कर रही थी। काश उनके समय में भी प्यार को इतना ही महत्व दिया जाता। उनके समय में तो प्रेम विवाह को पाप ही समझा जाता था। सबको अपने अनुभव याद आने लगे। मेरे घर में तो जब मेरी छोटी बहन ने विवेक के साथ अपने विवाह के लिए इजाज़त मांगी तो घर में ऐसा तूफान उठा कि बस। माँ ने तो उससे बहुत सालों तक बात भी नहीं की। सुषमा जी मुस्कुरा रही थी। मोनिका को भी याद हो आया, उसके भाई ने जब अपनी प्रेमिका से शादी की बात कही तो उसे घर से निकाले जाने की धमकी दी गई थी। सच, जमाना कितना बदल गया है। आज हमारे बच्चे किस आराम से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बातें करते हैं। सुप्रिया हंस रही थी। क्या बात है रचना, तुम एकदम चुप हो। भाई, तुम तो भावुक लेखिका ठहरी। तुम्हारी जिंदगी में कोई वैलेंटाइन डेज ना आया हो, ये तो हो ही नहीं सकता। रचना की चुप्पी पर सुप्रिया ने उसे छेड़ा था। सच तो ये है, हमें प्यार को पहचानने की अकल ही नहीं थी। खोई खोई सी रचना बात कह चुप हो गई। ये कैसी बात कह रही हो रचना, प्यार तो सर पर चढ़कर बोलता है। मोनिका विस्मित थी। लगता है मोनिका ने प्रेम का स्वाद पूरी तरह चखा है। क्यों मोनिका? सुषमा जी के चेहरे की मुस्कान ने उम्र की लकीरें कम कर दी थी। प्रेम रस जिसने नहीं पिया अब भागा रहा। क्यों रचना, ठीक कह रही हूँ ना? मोनिका के चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। हाँ मोनिका, प्रेम रस ही तो जीने का मंत्र देता है। जीवन को उत्साह और उल्लास से आपाद मस्तक भिगो देता है। रचना क्षितिज में ताक रही थी। लगता है गहरी चोट खाई है। रचना, प्लीज अपनी प्रेम कहानी सुनाओ ना। प्रेम कहानी इस उम्र में? रचना सोच में पड़ गई। जिस अतीत को धो पोछ जबरन भुला दिया, उसे दोहरा पाना क्या आसान होगा? रचना, अब शुरू भी हो जा, हमसे और इंतज़ार नहीं होता। सुप्रिया का बचपन जैसे लौट आया था। मैंने कहा ना, अपने मन को ना तब समझ पाई ना आज जान पाई। उस भूली कहानी को मन के किसी कोने में पड़े रहने देने में ही समझदारी है। रचना ने बात टालनी चाहिए। इसका मतलब चिंगारी आज तक दबी पड़ी है। आज तो कहानी सुनानी ही होगी। मोनिका जिद पर उतर आई। रचना, आज वो पुरानी कहानी सुना ही डाल। सच कहे तो वैलेंटाइन डे पर अतीत को सजीव कर पाना ही इस दिन की सार्थकता होगी। उम्र में बड़ी होने की वजह से सुषमा जी रचना पर अपना अधिकार मानती थी। ठीक है, कोशिश करते हैं, पर बचकानी बातों पर हंसिएगा नहीं प्लीज़। रचना संकुचित थी। अरे शुरू तो करो, शायद तुम्हारी कहानी के साथ हम भी उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच जाए जब हमारे सीने में भी जवान दिल धड़कता था। मोनिका खुश दिख रही थी। अच्छा, कोशिश करती हूँ। रचना ने कहानी सुनानी शुरू की थी। इंद्रनगर के उस कंपाउंड में गिनती के 7-8 घर ही थे। अनिकेत और रचना के परिवारों के बीच प्यार का रिश्ता अब रिश्तेदारी जैसा लगने लगा था। 30 त्योहार साथ मनाए जाते। 4 भाई बहनों वाले अनिकेत के घर में विधाता ने सरस्वती के साथ लक्ष्मी का भंडार भी उदारता से लुटाया था। तीसरे नंबर का अनिकेत रचना से 2-2.5 वर्ष बड़ा रहा होगा। सामान्य चेहरे मोहरे के साथ अपनी वेशभूषा के प्रति कतई लापरवाह अनिकेत रचना और उसकी बहनों की नज़र में खासा डल और बोर लड़का था। बचपन से रोमांटिक कहानियाँ नॉवेल पढ़ने वाली रचना की कल्पना का रूमानी नायक वह निहायती मामूली सा दिखने वाला अनिकेत तो हो ही नहीं सकता था। वैसे रचना भी कोई हूर की परी नहीं थी, पर 18 की होते ना होते उसकी सांवली रंगत में ऐसा निखार आया कि वो कुछ खास लगने लगी। सपनों में खोई रचना को अपने प्रिंस चार्मिंग की प्रतीक्षा रहने लगी थी। अचानक रचना को महसूस होने लगा
अनिकेत की उत्सुक नज़रों में रचना के लिए चाहत उमड़ती। उसकी आंखें उसका पीछा करती। रचना से बात करने के लिए अनिकेत बहाने ढूंढता। बहनें अनिकेत को ले जब रचना को छेड़ती तो वो चिढ़ जाती। हमारे लिए वो बुद्धू ही रह गया है, खबरदार जो किसी ने हमारे साथ उसका नाम जोड़ा। हाँ हाँ, ऊपर से जो भी कह ले, मन में गुदगुदी तो जरूर उठती होगी। गुदगुदी अनिकेत के नाम पर? रचना विस्मित होती। क्यों नहीं, ऐसा भी कोई गया गुजरा नहीं, हर बैच का टॉपर है। यही क्या कम है कि तेरे चाहने वालों में एक नाम तो जुड़ा। प्रिया चिढ़ाती। उनकी बातों से अनजान अनिकेत का ये हमेशा कोशिश रहती उसका अधिक से अधिक समय रचना के साथ बीते। पिकनिक या पार्टीज में अनिकेत की नज़रें रचना पर ही रहती। उसकी हर ज़रूरत वो अनजाने ही जान जाता। फिर उसे पूरा करना अनिकेत का कर्तव्य बन जाता। हद तो तब होती जब सब्जी खत्म होने के पहले ही उसकी प्लेट में सब्जी आ जाती। गुंजन अनिकेत को छेड़ने से बाज नहीं आती। क्या बात है अनिकेत, तुम्हें रचना के अलावा कोई और दिखता ही नहीं। भाई हमारी प्लेट भी खाली है, हम पर भी नजरें इनायत हो जाए। अनिकेत गुंजन की बात हंसकर टाल देता, पर उसकी बड़ी दीदी सुजाता ने गुंजन को आड़े हाथों लिया था। इस तरह का मजाक ठीक नहीं है, ये तो सीधे सीधे संकेत देने की बात हुई। जो बात अनिकेत के दिमाग में नहीं, वही बात डालने की कोशिश करना अच्छा नहीं है गुंजन। आगे से मेरी बात याद रखना। वाह दीदी, आपने भी एक ही कही। जो जग जाहिर है वही असलियत हमने बयान की है। सब जानते हैं अनिकेत रचना के आगे पीछे लगा रहता है। गुंजन हमेशा की मुंहफट थी। एक झूठ को असलियत का जामा पहनाना तुम्हें ही संभव है गुंजन। बड़ी दीदी सुजाता नाराज हो उठी। गुंजन की बात का अनिकेत पर कोई असर पड़ा नहीं दिखता, पर सुजाता दीदी अनिकेत की गतिविधियों के प्रति विशेष सतर्क हो उठी। अब अक्सर अनिकेत के साथ उसकी बड़ी दीदी सुजाता भी रचना के घर साथ आती और उनकी पूरी कोशिश रहती कि अनिकेत भी उनके साथ ही वापस जाए। इत्तेफाक से यूनिवर्सिटी की बीए एग्ज़ाम में रचना ने पॉलिटिकल साइंस में टॉप कर डाला। इत्तेफाक कहने की वजह ये थी कि टॉप करने लायक पढ़ाई रचना ने नहीं की थी। चचेरी ममेरी और अपनी बहनों के जमघट के बीच पढ़ने पढ़ाने का माहौल बन ही नहीं पाता था। रोज गुलमोहर चौक के कॉफ़ी हाउस में कोल्ड कॉफ़ी आइसक्रीम के अलावा फर्स्ट डे फर्स्ट शो में पिक्चर देखने की उनमें होड़ लगती। मिलकर किसी एक की खिंचाई करने जैसे शौकों में पढ़ाई का नंबर काफ़ी बाद में आता। इसीलिए सबने ये बात मानी कि रचना का दिमाग सचमुच तेज था। क्लास में पढ़ी सुनी बात उसके दिमाग में कंप्यूटर की तरह छप जाती। टॉप करने वालों की मेरिट लिस्ट में उसका नाम भी अनिकेत ने ही देखा था। सच तो ये था कि अपने अच्छे अंक देखकर भी रचना ने टॉप करने की कल्पना नहीं की थी। कॉन्वोकेशन में स्वर्ण पदक पाने की कल्पना रचना को गुदगुदा गई। पहली बार कॉन्वोकेशन के लिए रचना ने गुंजन की पिंक साड़ी मांगी थी। साड़ी पहनने की कोशिश में रचना को कितना ज़्यादा समय लगा, इसका पता तो तब चला जब वे कॉन्वोकेशन पंडाल पहुँचे। अनिकेत के साथ रचना आगे वाली सीट पर बैठी थी, पीछे गुंजन और प्रिया थी। बाकी लोग काफ़ी पहले जा चुके थे। दूर से ही यूनिवर्सिटी कैंपस में बना भव्य पंडाल चमक रहा था। पंडाल गेट पर उन्हें उतार अनिकेत कार पार्क करने चला गया। गेट पर प्रॉक्टर महेश खड़े थे। पंडाल में कार्यक्रम शुरू हो चुका था। प्रॉक्टर महेश ने देर से पहुंचने वालों के अंदर प्रवेश पर रोक लगा दी थी। रचना वगैरह को भी अंदर जाने से रोक दिया गया। पीछे से आए अनिकेत ने उन्हें बताना चाहा, सर रचना को गोल्ड मेडल मिलने वाला है, प्लीज़ इन्हें अंदर जाने की इजाज़त दें। सो वॉट, मेडल कल कलेक्ट कर सकती हैं। वक्त की अहमियत ना समझने वाले को कोई छूट नहीं दी जा सकती। आज वापस जा सकती हैं मिस। प्लीज़ सर, सिर्फ आज के लिए माफ़ कर दीजिए, विनती करती रचना की आंखें पनीली हो आई।
नो नेवर, बेकार अपना और मेरा टाइम वेस्ट ना करें। डॉक्टर महेश अपनी कड़ाई के लिए मशहूर थे। उनकी ना को हाँ में बदलवा पाना असंभव था। रचना स्तब्ध खड़ी थी। हमेशा की वाचाल गुंजर और प्रिया भी मूक दर्शक बन गई थी। साड़ी पहनकर आने की इतनी बड़ी सज़ा। काश उसने अपना ड्रेस पहना होता। अनिकेत उनके पास से हटकर पास वाली कनात की ओर बढ़ गया। वहाँ खड़े वॉलंटियर लड़कों को वस्तुस्थिति बताने पर उन्हें रचना पर तरस आ गया। जीवन की इतनी बड़ी उपलब्धि यूं ही व्यर्थ चली जाए तो किसे दुख नहीं होगा। अनिकेत ने संकेत से उन्हें बुलाया। कनात थोड़ी सी नीचे से ऊपर उठा देने से अंदर घुस जाने लायक जगह बन पाई थी। उसी जगह से झुककर वे पंडाल के अंदर पहुंच सकी थी। पीछे से अनिकेत भी आ गया, अचानक, जैसे वह रचना का अभिभावक बन गया था। अंदर पंडाल खचाखच भरा था। मेडल पाने वाले विद्यार्थी मंच के ठीक सामने वाली कुर्सियों पर बिठाए गए थे। वहां तक पहुंच पाना अनिकेत की सहायता से ही संभव हो सकता था। लोगों से रिक्वेस्ट करता, चलने की जगह बनाता अनिकेत रचना को उसके बैठने की जगह तक पहुंचा आया। अनिकेत रचना के पास खड़ा था कि एक वॉलंटियर ने टोक दिया, अब आप सरकिए मिस्टर, यहाँ क्यों खड़े हैं? वह इन्हें मेडल मिल रहे हैं इसीलिए। अनिकेत हड़बड़ा गया, तो इन्हें आराम से बैठा रहने दीजिए मिस्टर, यहाँ किडनैपिंग पॉसिबल नहीं है। मुस्कुराकर वॉलंटियर ने व्यंग किया। अनिकेत के चेहरे की निराशा ने रचना के मन में हल्का सा गर्व भाव जगा दिया। उसे कुछ खास मिल रहा है जो अनिकेत नहीं पा सका। रचना की सीट यूनिवर्सिटी टॉपर के साथ थी। वह पुलक से भर उठी। मुख्य अतिथि के बाद पदक विजेताओं के नाम पुकारे जा रहे थे। अपने नाम पर धड़कते दिल के ऊपर पड़ा गाउन, उस पर साड़ी थी कि बार बार पाँव में अटक रही थी। कैमरों की क्लिक के बीच मेडल ग्रहण करती रचना मानो एक सपना जी रही थी। हमेशा की तरह कॉन्वोकेशन के बाद डेलीगेसी के लड़कियों के लिए पार्टी अरेंज की गई थी। मिसेस किरण गर्वित थी। उनकी पढ़ाई छात्रा ने विषय में टॉप करके 3-3 मेडल प्राप्त किए थे। बधाइयों की बौछार और हंसी खुशी के बीच रचना भूल गई वापसी के लिए अनिकेत उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। काफ़ी देर बाद गेट पर पहुंची रचना ने अपनी भूल महसूस की थी। उसे आता देख अनिकेत का चेहरा चमक उठा। सॉरी, देर हो गई, बहुत देर इंतज़ार करना पड़ा ना। असल में आपके लिए तो पूरी ज़िंदगी इंतज़ार कर सकता हूँ। अब चले। पहली बार अनिकेत की उस वाक्य ने रचना को चौंका दिया, पर बात पर विशेष ध्यान न दे रचना कार में जा बैठी। वैसी बात मजाक ही हो सकती है। घर की जगह अनिकेत ने कार क्वालिटी के सामने रोक रखी थी। कार यहाँ क्यों रोकी? घर नहीं जाना है क्या? घर चलते हैं, पर पहले बधाई के साथ मेरी ओर से आइसक्रीम तो हो जाए। अनिकेत मुस्कुरा रहा था। अभी भी तो हम पार्टी में खाकर आए हैं, आइसक्रीम के लिए तो जगह कहाँ बची है? रचना ने मान दिखाया। एक चम्मच ही सही प्लीज़। उस मनुहार को नकार पाना रचना को मुश्किल लगा था। अनिकेत की मुग्ध नज़रों पर रचना संकुचित हो उठी। पहली बार बहनों से अलग अनिकेत के साथ रचना अकेली थी। अनिकेत रचना की पसंद की आइसक्रीम मंगाना चाहता था, पर रचना ने निराश किया था। जब अपनी मर्जी से लाए हैं तो अपनी ही पसंद की आइसक्रीम मंगाइए। असमंजस में पड़े अनिकेत ने 2 टूटी फ्रूटी का ऑर्डर दिया था। रचना पूछ बैठी, ये तो हमारी पसंद की आइसक्रीम है, आपको तो पिस्ता बादाम पसंद है। आप मेरी पसंद नापसंद जानती हैं। अनिकेत का चेहरा खुशी से जगमगा उठा। घर पहुँचे अनिकेत को गुंजन, प्रिया, रीना ने आड़े हाथों लिया था। ये क्या अनिकेत जी, अकेली रचना को आइसक्रीम खिला लाए, हमारा हिस्सा कहाँ गया? हाँ, ये तो गलती हो गई, चलो कल सब चलते हैं, अनिकेत ने आश्वस्त किया। सोच लो अनिकेत, तुम्हारे पापा के बहुत पैसे खर्चे हो जाएंगे, डांट तो नहीं पड़ेगी? गुंजन ने छेड़ा था। उसकी फिक्र ना करे,
आज ही स्कॉलरशिप के पैसे मिले हैं। वैसे भी अपने खर्चों के लिए पापा से बहुत दिनों से पैसे लेने बंद कर चुका हूँ। अनिकेत के चेहरे पर हल्का सा गर्व छलक आया। वाह, यू आर ग्रेट अनिकेत। मुंह गोल करके गुंजन ने हल्के से सीटी बजाई। सच बात यही थी। रहन सहन के प्रति सर्वथा लापरवाह अनिकेत पढ़ाई में बहुत तेज था। एमएससी में दूसरी पोजीशन पर रहने के बावजूद लेक्चरर्स का वह विशेष प्रिय था। हर सेमिनार में अनिकेत का पेपर होना ज़रूरी होता। एमएससी करते ही उसे लेक्चरशिप मिल गई थी। उन दिनों गिटार बजाना फैशन सिंबल माना जाता था। रचना को भी गिटार सीखने का शौक हो आया। उदार माँ पापा ने बच्चों की हर फरमाइशें पूरी की। म्यूज़िकल स्कूल में शौकिया गिटार सीखने रचना जाने लगी। वैसे उसके लिए पहले वायलिन सितार सीखने का शौक भी वह पूरा कर चुकी थी। रचना का हर काम में दखल रहता, पर किसी चीज़ में दक्षता हासिल करने की उसने कोशिश नहीं की। कुछ ही दिनों में रचना गिटार पर हल्के फुल्के फिल्मी गाने बजाने लगी। घर में किसी इतनी फुर्सत जो रचना का गिटार सुनता, पर गिटार के बहाने अनिकेत को रचना का साथ मिल जाता। घर से बार बार बुलावे आने के बावजूद अनिकेत को अपने घर लौटने की जल्दी नहीं होती। घर के पास के स्कूल में लीव वैकेंसी पर रचना को बुला लिया गया। उस दिन से अनिकेत ने उसे गुरुजी कहकर बुलाना शुरू कर दिया। अनिकेत की बहन की शादी में रचना ने रंगोली बनाई। उसकी कलात्मक अभिरुचि के सभी कायल थे। अनिकेत पूरे समय उसके आसपास बना रहा। शादी में आए बच्चों को बटोर कर उसका परिचय कराया। देखो बच्चों, गुरुजी ने कितनी सुंदर रंगोली बनाई है। तुम लोग इनकी शागिर्दी कर लो, फ़ायदे में रहोगे। उस दिन से बच्चे उसे गुरुजी कहकर चिढ़ाते और अनिकेत अपने मजाक पे मुस्कुराता। शादी वाले दिन अनिकेत ने नई शर्ट पहनी थी। शर्ट के पीछे कहीं नंबर छपा रह गया था। प्रिया हंसते हंसते लोटपोट हो गई। रचना तो कुछ भी कर ले, पर नंबर पड़ी शर्ट पहनने वाले से शादी नहीं करेगी। घर में रचना की शादी की चर्चा होने लगी थी। इसी बीच अनिकेत को एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छा खासा जॉब ऑफर मिल गया और उसकी पोस्टिंग मुंबई हो गई। तभी रचना को पता चला था कि अनिकेत ने पार्ट टाइम एमबीए के कोर्स में भी टॉप किया था। मुंबई जाने से पहले अनिकेत रचना के घर मिलने आया। अचानक पापा से उसने जो कहा, उससे पहली बार रचना चौंक गई। अंकल जी, आप रचना की शादी मुझसे पूछे बिना मत तय कीजिएगा। ज़रूर, जहाँ भी बात पक्की होगी तुम्हें ज़रूर बताऊंगा अनिकेत। सीधे साधे पापा खुश हो गए। आप इनकी शादी की जल्दी मत कीजिएगा अंकल जी। माँ पापा के पांव छू अनिकेत चला गया। पहली छुट्टी मिलते ही अनिकेत आया था। घर पर सामान रख अनिकेत सीधे रचना के घर आ गया। पीछे पीछे उसे बुलाने घर से नौकर आया था। भैया जी, माँ जी बुला रही हैं, चाय पानी तो कर ले। माँ से कह दो हमारा इंतज़ार ना करे, हम थोड़ी देर में आ जाएंगे। नई पोस्टिंग के प्रति अनिकेत काफ़ी उत्साहित था। बम्बई के प्रति रचना का भी काफ़ी आकर्षण था। आप तो धरती के स्वर्ग पर पहुँच गए। आपको मुंबई पसंद है? थैंक गॉड। मुझे तो डर था कि कहीं आप मुंबई को नापसंद करती हो। वाह, मुंबई तो सपनों की नगरी है। काश हम भी मुंबई में रहते। रचना ने चाहत भरी सांस ली। आप हुक्म तो करें, मुंबई आपके कदमों में होगी। अनिकेत खुश था। अच्छा, वहाँ तो आपको बड़ा सा घर मिला होगा, जैसा फिल्मों में दिखता है। रचना ने मजाक किया। जो घर आप पसंद करेंगी वही ले लूँगा। और आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं एक लंबी सी कार हो, उसमें पीछे की सीट से एक प्यारा सा सफ़ेद डॉगी बाहर झांकता हो। डन। बताइए घर के पर्दे किस रंग के होने चाहिए? वह तो घर की दीवारों के रंग पर डिपेंड करेगा, ऐसे थोड़ी बताया जा सकता है। तो चलिए, घर की दीवारों से मैच खाते अपनी पसंद के पर्दे खरीद दीजिए। दो मुग्ध आंखें रचना को गर्वित कर गई। अनिकेत का आना जाना लगा रहा। उसकी रचना के घर आने की उत्सुकता में कोई कमी नहीं आई।
रचना के मन में भी हल्की सी पुलक जागने लगी। कोई उसे इतना चाहता है, उसकी इच्छा अनिच्छा को इतना सम्मान देता है। अनिकेत पर उसकी सुजाता दीदी का पहरा बढ़ता जाता। जब भी वो आता, दीदी उसके साथ आती और साथ ही ले जाती। पुरानी बातें याद करती रचना को याद आता, बहनों की लंबी चौड़ी जमात में कुछ भी पर्सनल नहीं रह जाता था। किसी के प्रति चाहत या लगाव भी सामूहिक चर्चा का विषय होता। सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय व्यक्तिगत बन जाते। अनिकेत के मामले में भी वही बात रही। बहनों की सम्मति में रचना जैसी मेधावी, हाजिर जवाब स्मार्ट लड़की के लिए अनिकेत जैसा गंभीर, कुछ हद तक बोर किस्म का लड़का कतई ठीक नहीं था। रचना ने अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं समझी, वरना ये सोचना काफ़ी ठीक होता कि अनिकेत के साथ वह सुखी जीवन जी सकती थी। एक बात रचना आज तक नहीं समझ पाई कि अनिकेत उसे चाहता था। इसमें शक की संभावना भी नहीं। फिर वो अपने मन की बात स्पष्ट शब्दों में रचना से क्यों नहीं कह सका? अप्रत्यक्ष रूप से उसने कई कई बार इशारे दिए, पर सीधे शब्दों में अपने मन की बात कहने की हिम्मत क्यों नहीं कर सका? अनिकेत को लेकर बहनों के मजाक में उसने भी साथ दिया, पर क्या मन के अंतर में उसके लिए चाहत का अंकुर नहीं फूट आया था? अपनी आर्थिक स्थिति के कारण माँ पापा रचना के साथ अनिकेत के विवाह का प्रस्ताव रखने में संकोच करते रहे। आर्थिक दृष्टि से अनिकेत का घर उनकी अपेक्षा बहुत संपन्न था। हालांकि अनिकेत की माँ रचना की तारीफें करती न थकती। रचना तो जिस घर में जाएगी घर उजाला कर देगी, बड़ी गुणी लड़की है। रचना की विवाह की बात एक डॉक्टर से चल रही थी। बात काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी। स्वयं रचना भी उस प्रस्ताव में इंटरेस्टेड थी। अनिकेत सुनते ही व्याकुल हो उठा। नहीं अंकल जी, जब तक अच्छी तरह खोजबीन ना कर ले विवाह मत तय कीजिएगा। ठीक कहते हो अनिकेत, जमाना बड़ा खराब है। पापा को अनिकेत की बात में तथ्य दिखा। आप कुछ दिन के लिए रुक जाइए, थोड़े दिनों बाद सब ठीक हो जाएगा। अंकल जी, मैं कुछ कहता अनिकेत अचानक चुप हो गया। शायद उस दिन बात उसके होठों तक आ गई थी, पर ना जाने किस वजह से बाहर ना आ सकी। इस बीच एक अच्छा प्रस्ताव मिल गया। लड़का विदेश से आया था। चट मंगनी पट ब्याह हो गया। निमंत्रण भी फ़ोन द्वारा दिए गए। अनिकेत को खबर करने की किसे याद रहती। विदाई के दिन राख से बुझे चेहरे के साथ अनिकेत आ पहुंचा। माँ चौंक गई। अनिकेत बेटा, तुम अच्छे वक्त पर आ गए। क्या करे, शादी इस हड़बड़ी में हुई, किसी को बुलाने का भी समय नहीं मिला। शादी के बाद रचना जी को देखने का बहुत मन था। सुनते ही चला आया। रचना के प्रसन्न चेहरे पर एक नज़र डाल, माँ के लाख रोकने पर भी अनिकेत नहीं रुका था। रचना चुप हो गई। सब हैरान थी। उसके बाद कभी अनिकेत से मिली रचना? सुषमा जी ने खामोशी तोड़ी थी। नहीं। अब वह कहाँ है? सुप्रिया उदास सी थी। शायद अमेरिका में। एक बात बता, उसने शादी की या नहीं? मोनिका का सबका सवाल था। मेरी शादी के 5 वर्षों बाद किसी बड़े आदमी की बेटी से उसकी शादी हो गई। सुना था शादी के लिए माँ और सुजाता दीदी ने भूख हड़ताल की धमकी दी थी। हल्की सी मुस्कान रचना के होठों पर तिराई। उसकी शादी की खबर सुनकर कैसा लगा था रचना? वाह, सुषमा जी क्या सवाल पूछा है। रचना ने कभी अनिकेत को चाहा ही नहीं, तो इसे क्यों भला बुरा लगता? क्यों रचना? मोनिका ने विश्वासपूर्वक कहा। नहीं मोनिका, सच ये नहीं है। आज सच्चाई स्वीकार करती हूँ। उसकी शादी की खबर सुनकर दिल में जो टीस उठी, सह पाना मुश्किल था। पर क्यों रचना? इसलिए कि उस दिन पहली बार महसूस हुआ मैंने वो चीज़ हमेशा के लिए खो दी जो मेरे जीवन की अमूल्यतम निधि थी। सच तो ये है कि विवाह के बाद अनजाने ही कई बार पति और अनिकेत की तुलना कर जाती, और तुलना में अनिकेत बहुत ऊपर रहता।
कोई किसी को चाहने की सीमा तक चाहे और अचानक चाहत का वह एहसास सर्वथा शून्य हो जाए तो? रचना का सवाल अनुत्तरित ही रहा। अगर आज फिर कहीं अनिकेत मिल जाए तो तेरा क्या रिएक्शन होगा रचना? नहीं, अब उससे कभी नहीं मिलना चाहूंगी मोनिका। अनिकेत की आंखों में अपने लिए बेपनाह चाहत देखने की आदत बन चुकी थी। चाहत रहित अनिकेत की आंखों क्या झेल सकूंगी? रचना कहीं दूर आकाश में ताक रही थी और सभी महिलाएं उसे निहार रही थी। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।